Hello students, let's start macroeconomics class 12th chapter first introduction. In this first of all you must know the concept of economics कि हमारी इकोनॉमिक्स क्या होती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ह्यूमन किस तरह की एक्टिविटी करता है, किस किस तरह की एक्टिविटी करता है अपनी लिविंग्स को अर्न करने के लिए। ठीक है, तुम्हें पता है कोई टीचिंग करता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लॉयर है, कोई लेबर का काम करता है। मीन्स लिविंग्स को अर्न करने के लिए अलग अलग पर्सन अलग अलग एक्टिविटी करता है। उसी बेस पर इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग बनता है वो बनता है कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्स in such a manner that a consumer can maximize his satisfaction, producer can maximize his profit, and society can maximize its social welfare. कहने का मतलब कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूज़ करें, कैसे एलोकेट करें। एलोकेट करने का मतलब यूज़ कैसे करें। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं एक कंज्यूमर होने के नाते एक कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो पाए। मीन्स वो अपने रिसोर्स को, यहाँ पर हम रिसोर्स को कह सकते हैं कि एक कंज्यूमर का रिसोर्स जो होता है कंज्यूमर का वो होता है इनकम, कि वो अपनी इनकम को इस तरह से यूज़ करे कि उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। एक प्रोड्यूसर इस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो पाए। और अगर एक सोसाइटी होने के नाते एक सोसाइटी का जो टारगेट होता है वो ये होता है कि उसकी इकोनॉमी में या उसके एरिए में सोशल वेलफेयर कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कल्याण कैसे हो। ये आपकी इकोनॉमिक्स होती है। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स आपकी दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन योर सिलेबस only macroeconomics you have to study, but as you are studying economics, so you must know about the at least about the meaning of macro and microeconomics. Okay, because the chapter is related to the introduction of economics, तो हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो हमने कंप्लीट कर लिया। तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती है। फर्स्ट वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड माइक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज। मैक्रो का मतलब एक ग्रीक वर्ड से आपका बना हुआ है। वर्ड ग्रीक वर्ड से एक वर्ड बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है लार्ज। मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स द इकोनॉमी विच रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी। मीन्स पहली बात तो क्या, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, एक मैक्रो एक माइक्रो। तो मैक्रो एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमी की विच स्टडी इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। एज अ होल का मतलब ये अपने आप में इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अपने आप में इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि जब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती है, इकोनॉमिक इश्यूज़ को स्टडी करती है। इश्यूज़ और प्रॉब्लम सेम होते हैं। इकोनॉमिक इश्यूज़ को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती है तो उसका जो लेवल होता है बहुत बड़ा लेवल होता है। इतना बड़ा होता है कि पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है, ठीक है, जो इकोनॉमिक इश्यूज़ को, जो इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं वो किस लेवल पर, एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल,
बहुत बड़े लेवल पर, बहुत लार्ज लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती है। एग्जाम्पल्स, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है। तो किसी एक एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब किसी एक पर्सन की इनकम नहीं, पूरे इकोनॉमी की इनकम, पूरी कंट्री की इनकम। एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट सप्लाई मीन्स टोटल सप्लाई इन द इकोनॉमी। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे किसी एक पर्सन का कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा है, पूरी इकोनॉमी में कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, मीन्स कंजप्शन पर कितना खर्च किया जाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है, आपके प्रोड्यूसर्स करते हैं, कि प्रोड्यूसर्स आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना खर्च करते हैं। फिर आपके प्रोड्यूसर भी हो सकता है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी होती है। तो यहाँ पे हमने नहीं कहा है कि गवर्नमेंट का या फिर प्रोड्यूसर का, कोई भी करे तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, कोई भी करे टोटल कंजप्शन कितना है पूरी इकोनॉमी का। तो इतने लार्ज लेवल पर आपके इकोनॉमिक इश्यूज़ को यहाँ पर स्टडी किया जाता है, ठीक है। तभी उसे कहा जाता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक इश्यूज़ जो होते हैं वो एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल स्टडी किए जाते हैं। नाम ही क्या है, मैक्रो मीन्स लार्ज, बहुत लार्ज लेवल पर। सेकेंडली माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ये भी ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है छोटा। इट इज़ ऑल्सो द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स refers to that branch of economics which studies economic issues at the level of individual। इंडिविजुअल में आपका एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, एक इंडिविजुअल सेक्टर हो सकता है, एक इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, एक इंडिविजुअल फैमिली हो सकती है। तो इंडिविजुअल लेवल पर इंडिविजुअल मार्केट भी हो सकती है, इंडिविजुअल लेवल पर यहाँ पर स्टडी किया जाता है। जैसे हम बात करें 12th क्लास में आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, 9th क्लास में आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, या आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं। तो आपके स्कूल की बात हो रही है, मीन्स एक स्कूल की बात हो रही है, इट मीन्स इंडिविजुअल लेवल। एग्जाम्पल्स में थ्योरी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिमांड जब हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की, इंडिविजुअल फर्म की, इंडिविजुअल हाउस फैमिली की, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ सप्लाई, सप्लाई करता है प्रोड्यूसर, तो इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर एक मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीन्स कंज्यूमर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्राइस डिटर्मिनेशन, ये प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है वो किसी प्रोडक्ट का प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, इसे मार्केट इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करते हैं यहाँ पे, सिंगल प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्शन थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी का मतलब कि प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, किसी एक यूनिट का प्रोडक्शन, ठीक है, एक स्टेट का प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की इनकम की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की इनकम की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो तभी इसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, उस मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता क्या है, उसे बोलते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप का मतलब कि हमें क्या क्या स्टडी करना है इसमें। तो इसमें जो हमें स्टडी करना है, सबसे पहले अगर आपको लर्न करने की बात है तो इसके जो वेरिएबल्स होते हैं वही हमें स्टडी करनी है, और कुछ आपको ध्यान ना रहे तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के नेम एटलीस्ट याद होंगे, वही तो स्कोप है,
वही हमें पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इन दिस वी हैव टू स्टडी डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम। ठीक है, कि नेशनल इनकम के जो डिफरेंट मेथड्स होंगे उनको कैलकुलेट करते समय उनकी प्रिकॉशंस क्या होंगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका। सेकंड, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन दिस वी हैव टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट का को कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट का करंट लेवल क्या है, एम्प्लॉय किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ यूज़ की गई हैं, या एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन से सजेशंस हो सकते हैं जिससे इसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ मनी, मनी से रिलेटेड, मनी का इन्वेंशन कैसे हुआ, मनी का मीनिंग क्या होता है, मनी की फॉर्म क्या होती है, मनी को इशू किसके द्वारा किया जाता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे, मनी को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, वो सब कंसेप्ट हम थ्योरी ऑफ मनी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, कि आपकी इकोनॉमी में एक जनरल प्राइस लेवल कैसे बनाया जाए। मीन्स आपकी कंट्री में ना तो इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। इन्फ्लेशन अगर होगा तो उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, डिफ्लेशन होगा तो उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन सबको थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजट। इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी द कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, मीन्स फुल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द गवर्नमेंट बजट, हु प्रिपेयर गवर्नमेंट बजट। ठीक है, व्हेन इट इज़ प्रीपेयर्ड एंड व्हेन इट इज़ submitted in the parliament for approval। ठीक है, different kind of receipts, different kind of deficits, surplus budget, everything we have to study in government budget। And the next chapter is exchange rate and BOP। In exchange rate we have to study about the different kind of currency, means different form of currencies from the different country। किसी कंट्री में रुपीस चलता है, किसी कंट्री में आपका डॉलर चलता है, किसी कंट्री में आपका पाउंड चलता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी है। एक्सचेंज रेट कैसे होता है, इनकी डिमांड सप्लाई कैसी होती है, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, डेप्रीशिएशन क्या होता है, एप्रीशिएशन क्या होता है, ये सब हम स्टडी करेंगे एक्सचेंज रेट में। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट टेल्स अस द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारा एक्सपोर्ट कितना है, कितनी अमाउंट में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, किस फॉर्म में इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स को कर रहे हैं, सर्विसेज को कर रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है हमारी इकोनॉमी का। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट कंसेप्ट, सॉरी नेक्स्ट कंसेप्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। तो बेटा यहाँ पे सिग्निफिकेंस का मतलब होता है फ़ायदे, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करने का सबसे पहला जो रीज़न है और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है, सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। हमें हमारी इकोनॉमी के बारे में पूरा पता चल जाता है कि हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है। ठीक है, हमें पता चलता है कि नेशनल इनकम के एस्टिमेशन कैसे करते हैं, किस किस को इंक्लूड किया जाता है, किस किस को इंक्लूड नहीं किया जाता, मेथड्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं।
ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग भी हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन हमें पता लगता है, हमारी कंट्री की स्टेबिलिटी का हमें पता लगता है। तो कहने का मतलब फुल डिस्क्रिप्शंस होता है दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो फुल डिस्क्रिप्शंस होता है। सेकंड, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इश्यूज मीन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जब तक हमें प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा तब तक हम कोई नई पॉलिसीज़ नहीं बना पाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कंट्री के पॉपुलेशन का रेट क्या है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी का रेट क्या है, हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा बर्थ रेट क्या है, हमारा डेथ रेट क्या है। तो अगर प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा तो उसके लिए रोड मैप, नई पॉलिसीज़ बनाई जा सकती है। रोड मैप बनाया जा सकता है कैसे हम एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी कंट्री में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, कैसे अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पर जब बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस की बात करते हैं तो यहाँ पे सेम वही जो हमने पीछे अभी लास्ट पेज पे हमने डिस्कस किया था। इट शोज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। मेनली गवर्नमेंट ही इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ माना जाता है, उसके अंडर में रह के ही हर प्रोड्यूसर काम करता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि हमारी इकोनॉमी का स्टेटस क्या है, हम कितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं और कितनी क्वांटिटी में हम इंपोर्ट करते हैं, वो स्टेटस क्या है वो पता लगता है। ठीक है, हम कैसे इंपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, कैसे इंपोर्ट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपकी इकोनॉमी में ठहराव लेके आना है। मीन्स आपकी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है तो वो भी अच्छा नहीं है, अगर डिफ्लेशन है तो वो भी अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, डिफ्लेशन का मतलब मंदी। इन्फ्लेशन क्या देते हैं, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो महंगाई हो जाती है, प्राइस एक जनरल प्राइस लेवल से बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। डिफ्लेशन का मतलब मंदी का दौर, ठीक है। डिफ्लेशन का मतलब मंदी का दौर मीन्स इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। कि भाई डिमांड तो कम है सप्लाई ज़्यादा है, तो आपको पता है मार्केट में कोई प्रोडक्ट अगर ज़्यादा आता है तो उसका प्राइस काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए आपकी इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी लाना भी बहुत ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो वो हमें इसी से पता लगता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आपको पता है आपकी इकोनॉमी में पॉवर्टी की प्रॉब्लम भी है, क्या सिचुएशन है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एडॉप्ट किए हैं, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम एडॉप्ट किए हैं, पॉवर्टी की पोजीशन क्या है, और एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है, ठीक है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशंस आर प्रेजेंटेड इन द इकोनॉमी। किस किस तरह के पोल्यूशन आपके इकोनॉमी में हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इन सब के बेस पर बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती है। ठीक है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, वो बनाता है। दूसरा, फिस्कल पॉलिसी का मतलब ऐसी पॉलिसी जिसे गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो वो सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इकोनॉमी में सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसीज़ बनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा जीएसटी, ठीक है, टाइम टाइम पर आपका रेट चेंज होता है, टाइम टाइम पर
आपके जो टैक्सेस हैं वो चेंज होते हैं। तो ये जो हमारे पास डेटा होता है उस डेटा के बेस पर ही नई पॉलिसीज़ और फॉर्मुलेशन बनते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको इसके अलावा, इतने के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई भी क्वेरी अगर आपको है, कोई भी पॉइंट अगर है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।